हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आपका पीएनएसआर केमिकल अकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो अनाउंसमेंट क्या है कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्या कॉमन प्रॉब्लम है हम लोग का कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शुद्ध हिंदी लिख नहीं पाते। हम लोग जब हिंदी लिखते हैं या फिर हम लोग को मोस्टली जितने सारे ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं तो हम लोग को मोस्टली ईरर लिखते हैं। जैसे हम लोग लेटर भी लिखते हैं या फिर हिंदी में कुछ भी लिखते हैं हम लोग, तो मोस्टली हम लोग का ईरर ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग नाम के इंडियन है बट काम शुद्ध हिंदी हम लोग लिख नहीं पाते। तो मैंने ये सोचा कि इसका एक सॉल्यूशन से लिया जाए। वो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैं एक फैकल्टी से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। जो फैकल्टी है आपका कन्हैया कुमार झा। आप इनसे आप रेगुलर वे में वीक में आप 3 लेक्चर ले सकते हैं हिंदी के, और वो आप लोग को हिंदी लिखना बोलना और अच्छी तरह सिखाएंगे। क्लियर है? तो आप इनसे क्लास कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने लेक्चर तैयार किया है वह बिल्कुल हिंदी के बेसिक लेक्चर और बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटी बात में बड़ी बात सिखाना चाह रहा हूँ। आखिर है क्या, चलिए समझते हैं। पूरे के पूरे इस लेक्चर में समस्याएं क्या होती है कि हम जानते बहुत चीज़ है, लेकिन उसको भरसक पूरा करने के लिए हम लोग छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसी गलती को पहले सीखने का प्रयास करते हैं कि गलती हमसे कैसे न हो, और साथ ही साथ हिंदी में अपनी रुझान कैसे बनाएं। इसी टॉपिक पर आज का लेक्चर है पूरा। लेकिन साथ ही साथ हमारे बोर्ड एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदी व्याकरण केवल बोर्ड एग्जाम के थ्रू नहीं है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका एक क्रेज रहा है। और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य में आप सभी जानते हैं कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से लेकर और सेंट्रल में संघ लोक सेवा आयोग तक के एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण अपनी एक रुचि रखता है। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे छोटी चीज़ों को देखते हैं और इसी पर हम चर्चा करते हैं। और हमारा आज का यह टॉपिक वर्ण प्रकरण पर है। वर्ण प्रकरण में लगभग 7 से 8 पॉइंट आपका बनता है। 7 से 8 पॉइंट। आखिर वह पॉइंट है क्या, हम इसी पर पूरा चर्चा करते हैं। वर्ण प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि वर्ण है क्या। तो आप सभी जानते होंगे वर्ण की परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बात? और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्ण हमारी मूल ध्वनि क्या है, तो मूल ध्वनि जिसका उच्चारण हम करते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि वर्ण में पूरा का पूरा जो परंपरागत तरीका है, तो हम लोग परंपरागत केवल परिभाषा को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उससे आगे क्या होता है उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पे है, इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए धैर्य छोड़ देते हैं। समझिए क्या है। अब वर्ण आखिर है क्या, तो हम समझते हैं। हम लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? जैसे यह हमारा वर्ण है या अक्षर है, यह हमारा वर्ण है या अक्षर है। तो वर्ण और अक्षर को समझने के लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट का आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में दोनों को वर्ण के बारे में कहा गया है कि वर्ण इति विधानम, वर्णस्य विधानम इति वाक्य शब्द क्या। रोकिए पहले, रोकिए। परिभाषा यहाँ पर क्लियर है? कोई आदमी को अगर दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? अब वर्ण से हम अक्षर को दोनों में जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वर्ण हमारा दूसरा चीज़ और अक्षर तीसरा चीज़।
क्योंकि वर्ण और वर्णमाला और अक्षर और शब्द, ये शब्दांश, वाक्य, यह सब वर्णमाला में नहीं है, यह सब वर्ण के अधीन है, अधिपस्त है। समझते हैं? हमारे संस्कृत के व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के पूरे जनक ही कहे जाते हैं पाणिनि। नाम सुने होंगे आप लोग। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने व्याकरण में क्या लिखा कि वर्ण को समझाने के लिए उन्होंने संस्कृत में वर्णानुप्रास तैयार किया। क्या तैयार किया? वर्णानुप्रास। तो देखिए वर्णानुप्रास करता क्या है, और दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्ण से क्या जुड़ा हुआ वर्णमाला है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे कि हम बचपन में इसी के लिए कितना पढ़ाई किए हैं, आपको भी याद होगा, और यही हमारा क्या है बाबू? वर्णमाला। देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है? कोई डाउट भी है इसमें? नहीं। बात को नोट भी करते चलिएगा, और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन है, दिक्कत तो होगा ही, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा। अभी मैं लाइव तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आऊँगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। देख पा रहे हैं? यही हमारा जो टोटल अ से लेके ज्ञ तक, यह हमारा क्या है? वर्णमाला। और वर्णमाला की परिभाषा हमने क्या दिया कि वर्णों के सार्थक या वर्णों के सार्थक या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब इससे दो चीज़ें निकल के आती है कि क्या वर्णमाला से ही स्वर व्यंजन का जन्म हुआ है? तो इस पे बहुत ही लोग मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं, यह बात नहीं है। वर्णमाला का जो वास्तविक स्वरूप है वह वर्णों के संबंध में है, और वर्ण चाहे वह हमारा स्वर वर्ण हो, चाहे वह हमारा व्यंजन वर्ण हो, चाहे वह अंतःस्थ वर्ण हो, चाहे उष्ण अंतःस्थ वर्ण हो, मायने यह नहीं रखता कि वर्णमाला से ही वर्ण का जन्म हुआ है। मायने यह रखता है कि वर्ण की सार्थक परिभाषा से हमारा वर्ण मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हिंदी व्याकरण की परिभाषा बिल्कुल बचपन में पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे? जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आदि आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण को समझने के लिए आपको धैर्य के साथ हर चीज़ों को, बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर व्याकरण परिभाषित होगी तब हिंदी व्याकरण में जो हमने वर्ण पढ़ाया उसको आप समझ सकते हैं। और जो आदमी धैर्य को छोड़ देते हैं उनका 99% हिंदी व हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा में काफ़ी बार उनको समस्या आती है कि हर्षी कैसे लिखे। सर एक बार हम ये चाहेंगे कि आप सर जितने सर आप क्लास पढ़ाए वो उसको एक बार आप समराइज कर दो। ठीक है। तो समराइज में वर्ण प्रकरण की जब बात आती है हिंदी व्याकरण में, तो यह 7 डेज का यूनिट है, 7 डेज का यह कोर्स है।
पूरे के पूरे वर्ण में अगर हम परिभाषा की बात करें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। यह हमारे वर्ण की परिभाषा है और वर्ण के साथ साथ वर्णमाला मिलता है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाती है कि वर्णों के सार्थक या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, जिसमें अ से लेकर ज्ञ तक को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्ण को जब विभाजित किया गया तो वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। लेकिन विज्ञान कह सकते हैं कि हिंदी एवं संस्कृत के व्याकरण पाणिनि के अनुसार इन्हें कई जगह चार भागों में भी बांटा गया, जैसे कि संस्कृत व्याकरण में इसको चार भागों में बांटा गया। तो हम यह कह सकते हैं कि स्वर वर्ण जो है सो कि स्वर वर्ण की संख्या और व्यंजन वर्ण की संख्या दोनों को मिलाकर वर्णमाला का निर्माण होता है। और अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो स्वर वर्णों की संख्या और व्यंजन वर्णों की संख्या को मिलाकर जो है पूरे के पूरे वर्णमाला का निर्माण होता है। यह हमारा क्या है, वर्ण है। और वर्ण मूल ध्वनि हमारे मुख का है। हम जो बोलते हैं और चाहे आ या कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वही हमारा क्या है, वर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों। सर एक मिनट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप जैसे हिंदी का इम्पोर्टेंस, जैसे कि हम लोग हिंदी जैसे 11th-12th बोर्ड में होता है, क्लियर है, या 10th में होता है, या फिर आप जनरल कंपटीशन लाइन में आप हिंदी को कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, हाँ, जनरल कंपटीशन आपने कहा ना कि प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में है ना, तो प्रतियोगी परीक्षा में जो हिंदी व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल आपकी मन स्थिति को जानने के लिए पूछा जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि पर्यायवाची शब्द, उनके पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है कि परीक्षकों को सामाजिक तौर पर इनका व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है। जैसे पर्यायवाची शब्द, अब गंगा के 3 पर्यायवाची शब्द नाम को जानकर भी उनको कुछ जनवाना है नहीं, लेकिन यहाँ पर उनको बेसिक नॉलेज टेस्ट करना है कि जाह्नवी, भागीरथी और अलकनंदा में वह कन्फ्यूज तो नहीं होते हैं, दिग्भ्रमित तो नहीं होते हैं। जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। सर जैसे कि मैं ये पूछ रहा था, जैसे बीपीएससी में इसका वेटेज हिंदी का, या फिर से आपको जितने सारे कंप्यूटर, हाँ, यूजीसी नेट वगैरह में भी इसका है हिंदी। जैसे हिंदी, इसके बाद मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि आप जैसे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एमटीएस का ही बच्चा पेपर दे रहा है या जनरल कंपटीशन, तो उसको लास्ट में लेटर पर लिखना पड़ता है क्या हिंदी का? हाँ, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, बिल्कुल लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव में एसएससी में, एमटीएस में कम, लेकिन एसएससी में आपको दिखेगा, एसएससी जीडी में, डिफेंस सेक्टर में, जनरल ड्यूटी में, जो आईटीबीपी सीआरपीएफ वाले जो आते हैं एसएससी जीडी, जो 18 से लेकर 23 तक, तो उसमें इसकी इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है। सर जैसे मैं ये सोच रहा कि आप जो हिंदी पढ़ाएंगे वो आप ये टारगेट करके पढ़ाएंगे कि जो हमको ऑलमोस्ट जितने सारे हमारे बच्चे हैं उनको हिंदी शुद्ध बोलना लिखना आ जाए, और यहाँ तक कि पेपर के व्यू से उनको, जैसे जनरल कंपटीशन के बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, और फिर से जो हमारे 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए भी, कहीं ये एक इसके लिए कि बच्चों का थोड़ा सा विकास करना है हिंदी के बारे में, क्या? ठीक है, तो इसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मैं कंबाइंड तौर पे एक हिंदी का नया ऐसा क्लास आप अरेंज करो ताकि आपको सब बच्चे फायदे में हों उससे। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद राजू जी। थैंक यू।